हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो अब हुआ क्या था कि ब्रिटिश के बहुत सारी बैटल्स हुई थी। ठीक है, बट आफ्टर 1768 जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो बैंकरप्ट हो गई थी। मतलब उसका पैसा नहीं था। पहले वो क्या करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, पैसे भेजती थी, बट अब वो भी बंद हो गया था। तो 1772 से में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा टाइम आ गया कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसे मांगे कि हमें 1 लाख पाउंड दो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमारी ये इकलौती कंपनी जो इतना अच्छा कर रही थी और अब इसकी ऐसी हालत है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनको रिवाइव करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्ट लाया, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब रीजंस देख लेते हैं पहले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हुई क्यों थी। अब 1769 में क्या हुआ, बंगाल फेमाइन आया था। फेमाइन क्यों आया था? क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी, और बारिशें ना होने की वजह से ब्रिटिश ने क्या कर दिया, टैक्स भी इंक्रीज कर दिया, आगे ही खाना नहीं मिल रहा था, तो वहां पर फेमाइन आ गया। ठीक है, तो ये एक रीजन था। दूसरा रीजन था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी। ठीक है, 1766 में 69 तक क्या हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। किस किस के बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में। ठीक है, 3 साल तक ये बैटल चली थी, बट इसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। बट इतना खर्चा हो गया कि बैंकरप्सी की बात आ गई। तीसरा रीजन था करप्शन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो ऑफिसर्स थे वो करप्शन करने लगे थे। और चौथा रीजन था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका टी ट्रेड जो है वो बहुत कम हो रहा था। अब जो डच थे वो क्या कर रहे थे कि वहाँ टी का ट्रेड कर रहे थे और ब्रिटेन में भेज रहे थे, बट तो इसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, तो इनका ट्रेड जो है खत्म हो गया। तो यही रीजन थे बैंकरप्सी का। तो अब हम देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स क्या है, कि क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस लाए। सबसे पहला जो चेंज लाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो क्या बन गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या होते थे, 3 प्रोविंस होते थे, बंगाल, मद्रास और महाराष्ट्र, बॉम्बे बोलते हैं जिसको, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। अब क्या कर दिया, गवर्नर जनरल बंगाल को बना दिया, तो बंगाल जो है वो हेड रहेगा और उसके अंडर मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर रहेंगे। ठीक है, जो कि अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नर जनरल को दिखाएंगे। तो जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट बने थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब जो गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे बंगाल के, और वो आगे रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस टाइम पे कितने होते हैं, 24। साथ ही में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी गई। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने मेंबर थी, 4 मेंबर थे, जो कि गवर्नर जनरल को हेल्प करेगा। ये था पहला पॉइंट, आपको याद रखना है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा, जो डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था ना बंगाल में, वो रुक गया था। डुअल फॉर्म क्या हो गया, एक तो नवाब जो थे उस टाइम पर, निजामियत, वो रूल कर रहे थे, और दूसरे ब्रिटिशर्स, दीवानी राइट्स मिल गए थे, हमने पढ़ा बैटल ऑफ बक्सर में। तो अब क्या किया उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप नवाब को कि अब आप रेस्ट करो, अब हम सब कुछ हम संभालेंगे। तो डुअल फॉर्म की जगह अब से ब्रिटिशर्स हैंडल करती थी। नेक्स्ट आ गया, अब देखेंगे कि ट्रेड मोनोपोली में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी भी वही है। कंट्रोल ऑफ कंपनी में भी कोई चेंज नहीं आया। हेडेड, ये कंपनी को कौन हेड करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कितने थे, 24, मैंने पीछे बताया। अब ये इंपॉर्टेंट है, लॉ में क्या चेंज आए। अब कभी भी कोई लॉ बनाना होता था तो गवर्नर जनरल को फॉर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मैंने पीछे बताया उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके साथ मिलकर लॉ बनाना होता था। और अगर इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से 2 मेंबर जो है, जब तक वो मानेंगे नहीं, अगर उन्होंने अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें ये लॉ पसंद नहीं है, तो वो लॉ जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। और सेम मद्रास और बॉम्बे का भी केस था, बस फर्क इतना कि गवर्नर जनरल सेंटर के देखता था और मद्रास और बॉम्बे वाले स्टेट्स के। नेक्स्ट चेंज क्या आया, रेवेन्यू में चेंज। कमर्शियल ट्रेड टैक्स कलेक्ट करते थे, और टैक्स जो ये कलेक्ट करते थे उसमें सॉल्ट टैक्स भी आ गया। अब सॉल्ट टैक्स इनके टाइम से नहीं आया, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से आया, उसके बाद मुगल्स ने फॉलो किया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी फॉलो किया। अब इन्होंने क्या सोचा कि अगर हमें करप्शन को ख़त्म करना है
कम करना है, तो कंपनी के ऑफिशियल्स को क्या बोल दिया कि आप प्राइवेट ट्रेड में जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगे, उनको जैसे करना है वो करने दो। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट, पहला आपको याद रखना गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दूसरा ये वेरी इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम कौन से एक्ट से एस्टैब्लिश हुई थी, वो रेगुलेशन एक्ट 1773 है, ठीक है। कहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी, फोर्ट विलियम कैलकटा में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के केसेस देखेगा, इंडियंस के लिए नहीं था ये। तो पहला चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का था वो बने थे सर एलाइजा एम्फे, और उनके साथ 3 अदर जजेस भी होते थे। तो ये था इस एक्ट के बारे में। अब इस एक्ट में डिफेक्ट्स क्या थे, क्यों ये एक्ट जो है वो फेल हो गया था। बोला जाता है कि गवर्नर जनरल तो सिर्फ नाम का था, जो कि रियल पावर थी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास थी, तो इसीलिए ये एक्ट फेल हुआ था। दूसरा कि कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं बताई थी कि जो गवर्नर ऑफ मद्रास को और बॉम्बे को किस केसेस पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछना है, किस पे नहीं पूछना है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। और तीसरा जो मेन रीजन था वो था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए 2 एक्ट बने थे, एक था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इन दोनों एक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।